हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव चैनल पर। मैं एडुकेटर रवि प्रताप कर्न आपके लिए डेली क्लासेस लेकर के आता हूं। JAIIB जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एंड DBF डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। सिलेक्शन बैचेस अभी चल रही है 13 जून की और 3 जुलाई। ये बैचेज अभी स्टार्ट हुई है। फुली सिलेबस कवरेज फॉर JIIB एग्जाम 2023, कोर्स कंडक्टेड इन हिंदी, नोट्स प्रोवाइडेड इन इंग्लिश, लर्न विद इंडियाज टॉप एडुकेटर्स, PDF स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट, weekly quiz and mock test dedicated dot clearing session, introducing daily MCQ curated by India's top educators। चैनल का नाम है यूट्यूब पर अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव। आप सभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। JAIIB 1 सालों के लिए जहां पर फी स्ट्रक्चर है टोटल 6,399 रुपए, लेकिन जैसे ही रेफरल कोड यूज करेंगे आप RPK10, आपको इंस्टेंट यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा JAIIB और CAIIB पे। JAIIB जिसे बोलते हैं हम लोग जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, और DBF जिसे कहा जाता है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये दोनों एग्जाम एक तरह के होते हैं। और एक एग्जाम होता है CAIIB जिसे बोलते हैं हम लोग चार्टर्ड एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। यानी कि CAIIB एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए या अपियर होने के लिए आपको JAIIB और DBF डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस दोनों में से कोई एक एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। देखिए, जो लोग पब्लिक सेक्टर ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, पब्लिक सेक्टर बैंक, वो JAIIB का एग्जाम देते हैं। और जो बैंक में जाना चाहते हैं वो DBF यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर 10+2 आप क्वालिफाई हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एग्जाम जो है वो IIBF यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग फाइनेंस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस के वेबसाइट पे जाइए, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। नेक्स्ट जो एग्जामिनेशंस हैं वो अक्टूबर मंथ में होंगे और इसके रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो अगस्त मंथ का है। कुल 4 पेपर है यहाँ पर JAIIB और डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस में, जहाँ पर कि पेपर 1 है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पेपर 2 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, पेपर 3 है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, एंड पेपर 4 है यहाँ पर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। जो पेपर 1 है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जहाँ की कुल 4 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल ए में आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल बी है यहाँ पर इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, मॉड्यूल सी है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल डी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, पेपर नंबर 2 है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जिसके मॉड्यूल ए में है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, मॉड्यूल बी है यहाँ पर फंक्शंस ऑफ बैंक, मॉड्यूल सी है बैंकिंग टेक्नोलॉजी, मॉड्यूल डी है एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वही पेपर नंबर 3 अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, जिसके मॉड्यूल ए में अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, मॉड्यूल बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, मॉड्यूल सी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मॉड्यूल डी है टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। वही पेपर नंबर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसके मॉड्यूल ए में रिटेल बैंकिंग, मॉड्यूल बी है रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी, मॉड्यूल सी है सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट, मॉड्यूल डी है यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट, मॉड्यूल ई है एडिशनल रेटिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स। तो आज का जो सिलेबस यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पेपर नंबर 1 मॉड्यूल सी है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स, और यूनिट नंबर 28 यानी कि रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। वैसे हम बात करें तो पिछली क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो टॉपिक था कि रेगुलेटर्स एजेंसी के बारे में, जैसे कि RBI या DAI या फिर ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सेबी के बारे में। आज हम लोग को जानना है थोड़ा सा डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। वैसे तो बैंकिंग के बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी कि कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, इट रिक्वायर्ड हेवी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड बेनिफिट्स आर ऑफन इनडायरेक्ट, दस बिल्डिंग्स or rural roads and benefit agriculture farmers able to sell their product town where they can get remunerative prices. Besides this can get some inputs such as fertilizers, pesticides, industries product relatively cheaper price। लेकिन अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा योगदान होता है हमारे इकोनॉमी में।
यानी कि कहा जाता है किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था उस देश के बैंकिंग अर्थव्यवस्था पे टिकी होती है। बैंकिंग इकोनॉमी चरमरा जाए तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी चरमरा जाती है। तो यहाँ पर मेंशन सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट क्या है, बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड लार्ज इन्वेस्टमेंट। कहाँ से इन्वेस्टमेंट होगा, तो बैंकिंग सेक्टर से। तो बैंकिंग सेक्टर्स में फिर आप अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी बड़ी एजेंसी होनी चाहिए या बड़ा बड़ा बैंक होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा नाबार्ड की जो एक सब्सिडी है नैपफेड, या अलग अलग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जैसे कि IABF, या फिर यहाँ पर सिडबी जैसी संस्था बनी है। ठीक, या फिर सेकेंड बात करें तो ड्यू टू लार्ज ओवरहेड कैपिटल एंड बल्क इन्वेस्टमेंट, तो ये जो बल्क इन्वेस्टमेंट है ये भी कहीं ना कहीं बैंकिंग चैनल से ही होगा। सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ सोशल स्केल एंड फाउंड मोस्ट ऑफ देम। द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज is they create externalities. Importance of infrastructures, पहला क्या है, it need to emphasize the good quality infrastructures is important, not only the faster economic growth but also ensure inclusive growth। यानी कि फास्टर इकोनॉमी में कहीं ना कहीं क्या है, तो एक इंक्लूसिव ग्रोथ, एक समावेशी विकास होना चाहिए। By inclusive growth, it is meant that the benefit of growth are shared by the majority of people of a country. Inclusive growth leads to elevation, poverty, and reductions in income inequality in the country. Component of infrastructures, according to government classifications, infrastructures comprise of the following sector। पहला क्या है, कंस्ट्रक्शंस, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा यहाँ पर गैस जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पाइप्स जैसे कि गेल कंपनियां भी कर रही है। नेक्स्ट है वाटर वर्क एंड सप्लाई, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम एंड स्टेशंस, रोड एंड ब्रिजेज, रनवे, अदर एयरपोर्ट फैसिलिटीज, टेलीफोन लाइन एंड टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क्स, पाइपलाइन फॉर वाटर, क्रूड ऑयल, slurry, etc., waterways, port facilities, canal network for irrigation, sanitation, and sewage. Channel for financing infrastructures in India। पहला हम देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल थ्रू विच फंड रीच द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, यानी कि जो फंड पहुंचता है गवर्नमेंट के द्वारा या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहीं पर बात करें तो नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग नाबार्ड, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एजेंसी दैट फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस बट मी नॉट कंफर्म कॉमर्शियल रिटर्न स्टैंडर्ड। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि यहां से आपको एक कॉमर्शियल रिटर्न मिलेगा, सिंस फ्यू कॉमर्शियल lenders are willing to take on infrastructure risk, particularly after experience growing NPA यानी कि non performing assets in the sector। Development financial institutions has become necessary, यानी कि development financial institutions provide long term credit for capital intensive investment spread over a long period, yielding low rates of return such as urban infrastructures, mining, heavy industry, irrigation system। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें अगर, तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता के बाद आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क डेवलपमेंट इन बैंकिंग बिकेन, यही बेसिकली हम लोग बात जानना था। विद इन द सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में बना था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1972 नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड बना था 1982 में, और एक्सिम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बना, जिसको हम लोग सिडबी कहते हैं, ये 1990 ईस्वी में बना। यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम अगर देखें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद अगर डेवलपमेंट बैंकिंग की तो IFCI बना है 1948, IDBI बना है 1964, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया बना है 1972, नाबार्ड बना है यहाँ पर 1982, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बना है 1990। वहीं पर बात करें इन द पास्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज ICICI, IDBI, IFCI has transferred into universal project as they did not have advantage low cost funding long term project। यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको REC कहते हैं, फॉर द पावर सेक्टर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन to fund rail infrastructures among others. Establishment of NaBFID. NaBFID will set up corporate body with authorized share capital of 1 lakh crore. Share of NaBFID may be held central government, multilateral institutions, sovereign wealth fund, pensions fund or ensures financial institutions, banks, any other institutions prescribed by the central government. Initially, central government will own 100% share of institutions, which may subsequently and reduce up to 26%. Functions of now, अगर NaBFID की बात करें तो NaBFID will have both financial as well as development objective. Financial objectives will be directly or indirectly lend invest to attract investment in infrastructure project located entirely or partially in India. Central government will prescribe the sectors to be covered under the infrastructure's domain development objectives, including facilitating the development of market, bank, loan derivatives and infrastructures फाइनेंसिंग. NaBFID के फंक्शंस की बात करें तो NaBFID क्या करता है? एक्सटेंडिंग लोन एंड एडवांसेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, टेकिंग ओवर द रीफाइनेंसिंग सच एग्जिस्टिंग लोन, attracting investment from private sector investors and institutional investors for infrastructure project. यानी कि NaBFID यहाँ पर क्या करता है? एक्सटेंडिंग लोन एंड एडवांस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए NaBFID बेसिकली लोन देती है. टेकिंग ओवर रीफाइनेंसिंग सच एज एग्जिस्टिंग लोन. रीफाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जैसे कि सपोज करिए कि नाबार्ड है और कोई कस्टमर है, तो नाबार्ड डायरेक्ट जो है वो किसानों को लोन नहीं दे रहा, बल्कि किसी कॉमर्शियल बैंक को दे रहा है, या फिर SBI के थ्रू, PNB के थ्रू, या फिर RRB रीजनल रूरल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू. यानी कि डायरेक्ट फाइनेंस नहीं कर रहा है. फाइनेंस प्लस फाइनेंस, इसको बोलते हैं हम लोग रीफाइनेंस करना. अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजिंग the facilitating foreign participation in infrastructure project, facilitating negotiations with various government authorities for dispute resolutions in the field of infrastructures, financing and providing consultancy service in infrastructures financing. Source of fund अगर देखें NaBFID का, NaBFID में raise money from the loan or otherwise both in Indian rupees and foreign currency, or secure money by the issue and sale of various financial instruments including bonds and debentures. NaBFID may also borrow money from central government, Reserve Bank of India, scheduled commercial bank, mutual funds, multilateral institutions such as World Bank and Asian Development Bank. यानी कि NaBFID की अगर हम बात करें तो NaBFID में also borrow money, यानी कि NaBFID जो है वो मनी बोरो कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, म्यूचुअल फंड से, या मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जिसमें बात करें तो आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है जिसका नाम है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी. यहां से भी मनी जो है वो बोरो कर सकती है कौन? तो NaBFID. Management of NaBFID. NaBFID will be governed by the board of directors. The members of the board include, पहला है the chairpersons appointed by the central government in consultations with RBI
दूसरा है मैनेजिंग डायरेक्टर, तीसरा ये अप टू 3 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, फिर है कि 2 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, up to 3 directors elected by shareholders and a few independent directors as specified. Support from the central government, grants with worth 5,000 crore to NaBFID by the end of the first financial year. यहाँ पर provide guarantee concessional rate up to 0.1% for borrowings, multilateral institutions, sovereign wealth fund and other foreign funds. नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शंस बैंक की बात करें, इसे हम लोग NARC कहते हैं, NARCL. Indian Bank have reported 8.3 lakhs crore worth gross NPA non-performing assets on March 2021. This is expected to go up 10 to 11 lakhs crore by the March 2022. Owing the declining in manufacturing and production activities on account of the pandemic, the RBI Financial Stability Report has also reflected that the gross NPA ratio may increase 13.59% by September 2021. The Indian Bank Association यानी IBA इसे बोलते हैं हम लोग, also submitted a proposal the government for setting bad bank with contributions from the government and bank. Objectives क्या है? It will take over NPA from bank so that it could then focus on recovery of the said loans. Benefits क्या है? Transfer of the NPA from the banks to the bad banks would also free up the balance sheet of the bank and enable them concentrate to business development, raising capital from the market. The concept of bad banks बना था, ठीक, National Asset Reconstructions Company coupled with the Debt Resolutions Company, India Debt Resolutions Company Co Limited, IDRCL. When NARCL has been set up, banks aggregate consolidated stressed asset for their subsequent resolutions. While NARCL Public Sector Bank will hold 51% of the equity capital. यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बताइएगा. मोरल ऑफ द स्टोरी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपको जानना है कि जो इंस्टीट्यूशंस बेसिकली डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करती है एक लार्ज लोन, ठीक है. तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग या फिर इनडेफिनेट, बताइएगा आंसर क्या होगा. क्वेश्चन है कि व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉन्ग. बहुत लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर फाउंड इन मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, स्मॉल, मीडियम, सिग्निफिकेंट या नन. यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर फाउंड इन मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कांट कॉम्पिटिटिव मार्केट सिस्टम अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस. पहला ऑप्शन है यहाँ पर बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नलिटीज क्रिएट बाय इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. बी ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द गेस्टेशन पीरियड रिक्वायर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. सी ऑप्शन है बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल फाउंड इन मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. एंड डी ऑप्शन यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव. बताइएगा आंसर क्या होगा. तो क्वेश्चन है कि व्हाई कांट कॉम्पिटिटिव मार्केट सिस्टम अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ दिस. ठीक, एक्सटर्नलिटीज क्रिएटेड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, gestation period and significant economy of scale found in most infrastructures
फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिल्ड और रन मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, हु बिल्ड्स और रन मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्राइवेट इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, कंज्यूमर्स या नन ऑफ द एबव? बताइए आंसर। तो क्वेश्चन यहां पर कि हु बिल्ड और रन मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, इसका आंसर होगा यहां पर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस यानी कि जहां पर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से अबव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ द प्राइवेट सेक्टर इज परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज? पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि दे नीड टू बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, दूसरा है दे कैन एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स, तीसरा है द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी फंडिंग, एंड फोर्थ है यहाँ पर नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ द प्राइवेट सेक्टर इज परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज? कविता वर्मा बी नंबर, वेरी गुड इवनिंग कविता। इसका आंसर हो जाएगा दे कैन एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स। किसके लिए है? प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्राइवेटली प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस दैट इज रेगुलेटेड गवर्नमेंट? पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, तीसरा यहाँ पर प्रोविजंस ऑफ हेल्थ केयर, चौथा यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्राइवेटली प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस दैट इज रेगुलेटेड गवर्नमेंट? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्राई? ट्राई क्या है बताइए। देखिए जिस तरह से बैंकिंग जैसी संस्था जिसको रेगुलेट करती है आरबीआई, इंश्योरेंस जैसी संस्था जिसको रेगुलेट करती है IRDAI, उसी तरह से हम देखें अगर तो स्टॉक एक्सचेंज, इस स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है यहाँ पर सेबी, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसी तरह से अगर हम देखें तो टेलीकॉम सेक्टर जो है, इस टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है कौन? तो ट्राई, जिसको बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज ट्राई? ट्राई क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, या प्राइवेट कंपनी है, या गवर्नमेंट अथॉरिटी है, या नेचुरल मोनोपोली? इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राई? ये हम आपको बता ही चुके हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या टेलीकम्युनिकेशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर what is the goal of regulating private companies that provide infrastructural services? Question है what is the goal of regulating private companies that provide infrastructural services? पहला ऑप्शन है कि to encourage competitions among private enterprises, दूसरा है कि to ensure that consumers are not exploited, C ऑप्शन है कि to provide funding for all infrastructure facilities, D ऑप्शन है कि to prevent the government from interfering in private enterprises। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू इंश्योर दैट कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग? व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग? पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि टू बिल्ड एंड रन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बी ऑप्शन है टू रेगुलेट private companies that provide infrastructure services, C option है to manage the government's banking transactions related to infrastructure financing, and D option यहाँ पर none of the above। बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि what is the role of RBI in infrastructure financing? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि to manage
the government's banking transactions related to infrastructure financing. Next question है यहाँ पर, what is the meant by inclusive growth? What is the meant by inclusive growth? पहला ऑप्शन है यहाँ पर, growth that benefits only a minority of people in the country. B option है, growth that benefits the majority of people in the country. C option है, growth that benefits only large scale industries. And D option है, growth that benefits only the government. तो क्वेश्चन है यहाँ पर, what is meant by inclusive growth? What is meant by inclusive growth? आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, growth that benefits the majority of people in the country. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? पहला ऑप्शन यहाँ पर, इट होल्ड्स बैक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा इट बेनिफिट ओनली द गवर्नमेंट, तीसरा यहाँ पर इट प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड, एंड चौथा है कि इट जनरेट सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा, इट होल्ड्स बैक इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिल्डिंग रूरल रोड्स? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिल्डिंग रूरल रोड्स? पहला ऑप्शन है, इट बेनिफिट ओनली द फार्मर्स. बी ऑप्शन है कि इट बेनिफिट्स ओनली द गवर्नमेंट, एंड सी ऑप्शन है इट बेनिफिट एग्रीकल्चर एंड रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर इट बेनिफिट ओनली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अपॉर्चुनिटीज. बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग रोड्स, बिल्डिंग रूरल रोड्स? आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा, इट बेनिफिट एग्रीकल्चर एंड रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच अथॉरिटीज रेगुलेटेड द प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइडिंग मोबाइल सर्विसेज टेलीकम्युनिकेशंस? तो क्वेश्चन है, विच अथॉरिटीज रेगुलेटेड द प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइडिंग मोबाइल सर्विस टेलीकम्युनिकेशंस? पहला ऑप्शन है द गवर्नमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है द प्राइवेट कंपनीज देमसेल्फ, तीसरा ऑप्शन है द टेलीकॉम कंज्यूमर्स, एंड चौथा ऑप्शन है द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच अथॉरिटीज रेगुलेट्स द प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइडिंग मोबाइल सर्विस टेलीकम्युनिकेशंस? आपको बता दें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि बैंक का जहां पर रेगुलेटर कौन है, तो आरबीआई. इंश्योरेंस का रेगुलेटर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. उसी तरह से हम देखें तो टेलीकॉम सेक्टर जिसके रेगुलेटर कौन है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन ग्रोथ ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस? तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन ग्रोथ ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस? पहला ऑप्शन है, इट हेल्प्स स्मॉल इंटरप्राइजेस टू compete successfully with large scale industries. B option है, it discourages small enterprises from competing with large scale industries. C option है, it reduce the overall productivity of the economy, and D option है यहाँ पर none of the above. आंसर हो जाएगा यहाँ पर, it helps small enterprises to compete successfully with large scale industries. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि which of the following is not a component of infrastructures according to the Indian government classifications? पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन, दूसरा ऑप्शन है टेलीफोन लाइन्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क, तीसरा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड चौथा है यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज. तो क्वेश्चन है क्या कि which of the following is not a component of infrastructures according to the Indian government classifications? तो इंडियन गवर्नमेंट क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ था, कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या है, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पहला ऑप्शन है यहाँ पर, एन एजेंसी दैट फाइनेंसेस ओनली कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. बी ऑप्शन है, an agency that finances so all infrastructure project, and C option है यहाँ पर कि an agency that finances
only short term investment, and D option है कि an agency that finances infrastructure projects that are national importance but may or may not conform to commercial return standard. तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है? एन एजेंसी दैट फाइनेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट आर of national importance but may or may not conform to commercial return standard. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कि व्हाट टू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। पहला ऑप्शन है कि टू इनकरेज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बी ऑप्शन है टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट विद हाई रेट्स ऑफ रिटर्न, सी ऑप्शन है टू स्प्रेड द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड, एंड डी ऑप्शन है to avoid a maturity mismatch. तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि why do development finance institutions provide long term credit? तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो लंबे समय के लिए लोन क्यों देती है? to spread the repayment of capital intensive investment over a long period. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which sector do DFI यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफन लेंड टू। पहला ऑप्शन यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म हाई रिस्क सेक्टर, दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओनली, तीसरा यहाँ पर ऑप्शन कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट विद लो रेट ऑफ रिटर्न्स, एंड माइनिंग एंड हेवी इंडस्ट्री ओनली। यानी कि जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो जो लोन देती है बेसिकली शॉर्ट टर्म एंड हाई रिस्क सेक्टर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओनली या कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट विद लो रेट ऑफ रिटर्न्स, माइनिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट विद लो रेट ऑफ रिटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर सेंट्रल बैंक और डेवलपमेंट बैंक, बताइए आंसर। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अनदर नेम फॉर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डेवलपमेंट बैंक, जिसमें कि सभी तरह की संस्थाएं आती है, नाबार्ड है, एनएचबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, सेडबी है, ठीक, ये सभी डेवलपमेंट बैंक की श्रेणी में। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का दूसरा नाम आप डेवलपमेंट बैंक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट बैंक एंड ए कॉमर्शियल बैंक। पहला ऑप्शन है development bank mobilize short to medium term deposit and lend to similar maturities. B option है development bank do not provide credit for infrastructure projects. C option है यहाँ पर commercial bank wide long term credit to capital intensive investment, and D option है commercial bank lend to low and stable rate of interest. तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए डेवलपमेंट बैंक एंड ए कॉमर्शियल बैंक। इसका आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट बैंक मोबिलाइज शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिपॉजिट एंड लेंड फॉर सिमिलर मैच्योरिटीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट टिपिकली फाइनेंस्ड बाय डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पहला ऑप्शन है यहाँ पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बी ऑप्शन है माइनिंग एंड हेवी इंडस्ट्री, सी ऑप्शन है इरिगेशन सिस्टम एंड डी ऑप्शन यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज नॉट टिपिकली फाइनेंस्ड बाय डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, माइनिंग एंड हेवी इंडस्ट्री, इरिगेशन सिस्टम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिटर्न्स डू इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बाय डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टिपिकली यील्ड। पहला ऑप्शन है कि हाई रेट ऑफ रिटर्न, दूसरा ऑप्शन है लो रेट ऑफ रिटर्न्स, तीसरा ऑप्शन है नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न्स एंड चौथा ऑप्शन है यहां पर कि नो रिटर्न्स। बताइएगा आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ रिटर्न डू इन्वेस्टमेंट फाइनेंस्ड बाय डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टिपिकली यील्ड। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर लो रेट ऑफ रिटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेंड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट may not conform to commercial standard. One option is to encourage short term investment, second option to promote investment with high rate of returns, third one is to promote long term investment with considerable social benefits, and fourth is to increase to overall profitability of infrastructure project. The question is why do development financial institutions lend to infrastructure project that may not conform to commercial standard? इसका आंसर हो जाएगा यहां पर टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद कंसिडरेबल सोशल बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज सेट अप टू फंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इंडिया। फर्स्ट है यहां पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेकेंड है नॉन बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर यहां पर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन है कि विच डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज सेट अप टू फंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इंडिया। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू यूनिवर्सल बैंक। पहला ऑप्शन यहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड सी है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड डी है यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में नाबार्ड बोलते। बताइए आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए यूनिवर्सल बैंक। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, नाबार्ड। साथ ही साथ आपको बता दें कि नाबार्ड जो है एक रीफाइनेंस एजेंसी है। रीफाइनेंस एजेंसी का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली कस्टमर को फाइनेंस नहीं करती है, बल्कि उसको फाइनेंस करती है जो आम आदमी यानी कि कस्टमर को फाइनेंस करता है। तो फाइनेंस प्लस फाइनेंस दैट इज रीफाइनेंस। किसके थ्रू? तो किसी कमर्शियल बैंक के थ्रू, कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू, या RRB के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द NaBFID एक्ट। पहला ऑप्शन है कि एन एक्ट टू एस्टैब्लिश ए यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया, बी ऑप्शन है एन एक्ट टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, सी है एन एक्ट टू एस्टैब्लिश द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट, डी ऑप्शन है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड गवर्नमेंट गारंटीज टू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द NaBFID एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा एन एक्ट टू एस्टैब्लिश द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं NaBFID। एक तरह से कहें तो NaBFID एक सब्सिडी भी हो सकता है किसका, नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ NaBFID एक्ट। पहला ऑप्शन यहाँ पर कि टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट recourse financing in India, B ऑप्शन है to establish government agency to provide retail deposit, C ऑप्शन है to establish the national bank for financing infrastructures and development,
to support the development and long-term non-recourse infrastructure financing in India. And fourth option है to provide government guarantees to commercial banks. तो क्वेश्चन है what is the purpose of NaBFID Act? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि to establish the National Bank for Financing Infrastructures and Development to support the development of long-term non-recourse infrastructure financing in India. Next question है what does the NaBFID Act aim to develop? What does the NaBFID Act aim to develop? पहला ऑप्शन है the bonds and derivatives market necessary for infrastructure financing. B option है the equity market necessary for infrastructure financing. C option है the foreign exchange market necessary for infrastructure financing. And D option है the commodity market necessary for infrastructure financing. तो क्वेश्चन है what does the NaBFID Act aims to develop? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर the bonds and derivatives market necessary for infrastructure financing. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज NaBFID स्टैंड्स फॉर? बताइए, बाद में दिया इस क्वेश्चन को। पहला है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बी ऑप्शन है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। थर्ड है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। NaBFID, बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो हम आप सभी को बता दें कि यूट्यूब की क्लासेस हमारी डेली आती है रात के 9 बजे। चैनल का नाम है अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे आप सर्च कर सकते हैं, रवि प्रताप कर्ण के नाम से कोड है हमारा RPK10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए, आपको इंस्टेंट यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस क्लासेस की टाइमिंग है रात 10:30 बजे और रात 11:30 बजे। तो इस क्लासेस के ठीक 20 मिनट बाद अभी जो है 10:30 पर प्लस की क्लासेस है। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, मैनेज गोल में जाइए, गोल सेलेक्ट करिएगा JAIIB जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, और जैसे सब्सक्रिप्शन वाला पेज दिखेगा कोड यूज करिए RPK10, आपको इंस्टेंट यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 13 जून को एक बैच स्टार्ट हुई थी और एक बैच 3 जुलाई से स्टार्ट हुई है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। फुली सिविल सिलेबस कवरेज फॉर JIIB बैंक एग्जाम, कोर्स कंडक्टेड इन हिंदी एंड नोट्स प्रोवाइडेड इन इंग्लिश, लर्न्स विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, PDF स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट वीकली, क्विज एंड मॉक टेस्ट, डेडिकेटेड डॉट क्लियरिंग सेशन। JIIB एग्जाम की बात करें तो इंट्रोड्यूसिंग डेली MCQ क्यूरेटेड बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। चैनल का नाम है अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट, कोड याद रखना RPK10। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन है हमारा प्लस की। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको मिलेगा, रवि प्रताप कर्ण के नाम से मुझे आप सर्च कर लीजिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। थैंक यू सो मच। तो क्लासेस डेली रात के 9 बजे होती है, टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।